नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार। ईरान में महंगाई बढ़ने और राष्ट्रीय मुद्रा में रिकॉर्ड गिरावट के बाद विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी। माली और बुर्किना फासो ने अमरीकी नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की। चीन द्वारा द्वीप के पास किए जा रहे सैन्य अभ्यासों के कारण हाई अलर्ट पर ताइवान। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को ढाका में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और कुछ देशों में आधी रात होने के बाद दुनिया ने हर्षोल्लास के साथ नववर्ष 2026 का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। ईरान में विरोध प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी रहे। अमरीकी डॉलर के मुकाबले राष्ट्रीय मुद्रा में रिकॉर्ड गिरावट के बाद लोगों में आक्रोश है। ईरानी मीडिया ने बताया कि सरकार ने पूर्व आर्थिक मंत्री अब्दुल्ला नासेर हिम्मती को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सेंट्रल बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है। उन्होंने मोहम्मद रजा फर्जिन की जगह ली है। एक रिपोर्ट। ईरान के अभियोजक जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आजाद ने भी चेतावनी दी है कि अगर रियाल की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं तो निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। विरोध प्रदर्शन रविवार को तेहरान में शुरू हुआ, जब रियाल अमरीकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। हाल के हफ्तों में ईरान की मुद्रा में तेजी से गिरावट आई है, क्योंकि अमरीका और उसके पश्चिमी सहयोगी प्रतिबंध और राजनयिक दबाव बढ़ा रहे हैं। महंगाई लगभग 50% है, जबकि बढ़ती आयात कीमतें जीवन यापन की लागत को बढ़ा रही है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के जवाब में माली और बुर्किना फासो ने अमरीकी नागरिकों पर भी यह प्रतिबंध लगा दिया है। इन दोनों पश्चिम अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रालयों ने कल जारी अलग अलग बयानों में कहा कि यह फैसला आपसी तालमेल की भावना से लिया गया है। व्हाइट हाउस की 16 दिसंबर की घोषणा में कहा गया था कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माली और बुर्किना फासो को 5 अन्य देशों के साथ पूरी तरह से यात्रा प्रतिबंध वाली सूची में शामिल करेंगे। इसके बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि यह प्रतिबंध कल से लागू होगा। ताइवान में चीन द्वारा द्वीप के आसपास किए गए सैन्य अभ्यास के बाद ताइवान हाई अलर्ट पर रहा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लगभग 125 चीनी सैन्य विमानों ने ताइवान जलडमरू मध्य की मध्य रेखा को पार कर ताइवान के हवाई रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने आज एक बयान में चीन द्वारा किए गए अभ्यास पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सेना की प्रशंसा की। उन्होंने जापान के पास और दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की सैन्य गतिविधियों पर कड़ी निंदा की। यह घटनाक्रम अमेरिका द्वारा ताइवान के लिए $10 अरब से अधिक के हथियार पैकेज को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। थाईलैंड ने आज युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत 18 कंबोडियाई सैनिकों को रिहा कर दिया। दोनों देशों ने 27 दिसंबर को युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, जिससे लगभग 20 दिन चले संघर्ष का अंत हो गया। इस युद्ध में 101 लोग मारे गए। वहीं दोनों देशों के 5 लाख से अधिक नागरिक विस्थापित हो गए। इस युद्ध में लड़ाकू विमान, रॉकेट और तोपखाने से गोलीबारी शामिल थी। कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता माली सोचेता ने बताया कि थाई हिरासत में 155 दिनों के बाद सैनिकों को आज एक सीमा चौकी पर स्थानांतरित कर दिया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के बाद आज ढाका के मानिक मिया एवेन्यू में हजारों लोग शामिल हुए। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का मंगलवार को निधन हो गया। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। उन्होंने नमाज में शिरकत की और खालिदा जिया के बेटे और BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान को भारत की ओर से संवेदना व्यक्त की। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के प्रतिनिधि भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अंतरिम सरकार के सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और बांग्लादेश की तीनों सशस्त्र सेना के प्रमुख पूरे राजकीय सम्मान के साथ आयोजित अंतिम नमाज में शामिल हुए। इस दौरान राजधानी में गहरा राष्ट्रीय शोक देखा गया। नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका।
ब्रिटेन के मैनचेस्टर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बलूचिस्तान में महिलाओं के जबरन गायब किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय वकालत तेज कर दी है। एक्टिविस्ट पिछले महीने राज्य के दमन में तेजी से बढ़ोतरी बता रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में घरों से बलूची महिलाओं का अपहरण किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और पोस्टर ले रखे थे, जिनमें पाकिस्तानी अधिकारियों पर राजनीतिक विरोध को दबाने और न्याय की मांग करने वाले बलूच परिवारों को डराने के लिए जबरन गायब करने को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। मैनचेस्टर विरोध प्रदर्शन बलूचिस्तान की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में दुबई में रहने वाले कन्नड़ परिवारों द्वारा अपने बच्चों को कन्नड़ भाषा सिखाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुबई में कन्नड़ परिवारों ने खुद को एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि क्या तकनीकी प्रगति के साथ साथ उनके बच्चे अपनी भाषा से दूर होते जा रहे हैं। श्री मोदी ने बताया कि यहीं से कन्नड़ पाठशाला की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि अब 1000 से अधिक बच्चे इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इस सम्मान से दुबई में कन्नड़ पाठशाला से जुड़े अनिवासी कन्नड़ भाषी समुदाय में बेहद खुशी है। दक्षिण कोरिया भारत, चीन, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और कंबोडिया से आने वाले समूह पर्यटकों के लिए वीजा प्रसंस्करण शुल्क में छूट को 6 महीने के लिए और बढ़ाएगा। दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्री कू युन चोल ने कहा कि C32 वीजा के लिए शुल्क छूट अगले वर्ष जून के अंत तक जारी रहेगी। श्री कू ने कहा कि इस कदम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में C32 वीजा के लिए प्रसंस्करण शुल्क 18,000 वॉन निर्धारित है। इस बीच दक्षिण कोरिया में नवंबर में विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। चीन सबसे अधिक पर्यटक आकर्षित करने वाला देश है। इसके बाद जापान, ताइवान, अमेरिका और फिलीपींस पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी देश हैं। दक्षिण अफ्रीका में इस वर्ष बेची गई लगभग आधी यात्री कारों का संबंध भारत से था। ये कारें या तो महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों द्वारा निर्मित हैं या इनमें भारत में बने पुर्जे लगे हैं। पिछले वर्ष के बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका में महिंद्रा ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके अलावा वर्ष 2024 में दक्षिण अफ्रीका में बिकने वाले सभी जापानी ब्रांड के हल्के वाहनों में 84% भारत से आयात किए गए थे। सिर्फ 10% वाहन जापान में निर्मित थे। पिकअप और हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री को हटा दें तो 2025 की पहली छमाही में दक्षिण अफ्रीका के बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग आधी हो गई। 2025 के पहले 5 महीनों के आंकड़ों से पता चला कि सभी यात्री वाहनों की बिक्री का 49% भारत से आयात किया गया था। इनमें से अधिकांश वाहन भारत में मारुति सुजुकी के संयंत्रों से आते हैं। कंपनी जापानी ब्रांड टोयोटा के वाहन जैसे स्टारलेट क्रॉस, विट्स और अर्बन क्रूजर भी सप्लाई करती हैं। पूरी दुनिया धूमधाम से 2026 का स्वागत कर रही है। लोग आतिशबाजी और पार्टियों का लुत्फ उठाकर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। भारत में भी नववर्ष का उत्साहपूर्वक इंतजार हो रहा है। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप किरबाती 2026 का स्वागत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसने विश्व भर में नववर्ष समारोहों की शुरुआत की। ऑकलैंड में भी स्काई टावर पे रंगारंग आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। सभी लोग इस उत्सव में शामिल हुए और उन्होंने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आतिशबाजी कर शहर को रोशन किया। 5 मिनट के शो में न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची संरचना 787 फुट ऊंचे टावर से 3,500 आतिशबाजी की गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर ने शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। आतिशबाजी शुरू होते ही सिडनी हार्बर ब्रिज जगमगा उठा, जिसे देखने के लिए शहर भर के दर्शक उमड़ पड़े। इसी बीच जापान और दक्षिण कोरिया ने अपनी राजधानियों में पारंपरिक घंटी बजाने के समारोहों के साथ 2026 का स्वागत किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर देश और विदेश के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नववर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान के महंगाई बढ़ने और राष्ट्रीय मुद्रा में रिकॉर्ड गिरावट के बाद विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी। माली और बुर्किना फासो ने अमरीकी नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की।
चीन द्वारा द्वीप के आसपास किए जा रहे सैन्य अभ्यासों के कारण हाई अलर्ट पर ताइवान। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को ढाका में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई और कुछ देशों में आधी रात होने के बाद दुनिया ने हर्षोल्लास के साथ नववर्ष 2026 का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।